नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बिलीव्स हेल्पफुल और पॉजिटिव बना सकते हैं और नेगेटिव बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे जो भी मैं बात करूंगा वो मैं ले रहा हूँ रेफरेंस मार्टिन सेलिगमैन जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के, उनकी बुक लर्न्ड ऑप्टिमिज्म से। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिलीफ क्या है। बिलीफ कोई भी चीज के ऊपर विश्वास, बिलीफ को हिंदी में कहते हैं विश्वास। अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये जो पत्ता है वो ग्रीन है, ये मेरा बिलीफ है कि ये ग्रीन है और इसको मैं देख भी सकता हूँ, हाँ ये ग्रीन है। बिलीफ मतलब कि किस चीज पे आप विश्वास करते हैं। कई कई कहते हैं ना कि कीप बिलीफ इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। या आपको ये बिलीफ है कि हर दिन सुबह सूरज आएगा और रात को अंधेरा होगा। तो बेसिकली बिलीफ होता है कि आप किस चीज पे विश्वास करते हो। हमारी जो लाइफ है वो हमारे बिलीफ्स के ऊपर टिकी हुई है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव है और हेल्पफुल है तो आपकी लाइफ भी और बेटर होगी। बट अगर आपके बिलीव्स अगर नेगेटिव है और वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं है तो आपको काफी इश्यूज हो सकता है। आप अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स को अचीव करने में काफी आपको इशू होगा। तो मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी बुक लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में ये बताया है कि जो भी इंसान अगर नेगेटिव बिलीफ रखता है तो उसका मेन ये तरीका होता है कि वो कोई भी उसके साथ अगर बैड इवेंट हो जाए, कुछ भी अगर उसके साथ गलत हो जाए तो उसे लगता है कि वो जो बैड इवेंट है वो परमानेंट, मतलब हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में तो आपको लगेगा कि मैं हमेशा फेल होता और हमेशा फेल रहूंगा। कहीं मतलब पहले भी फेल होता था और अभी भी फेल हो रहा हूं और आगे भी फेल होऊंगा, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। दूसरा है परवेजिव। परवेजिव मतलब कि आप इस सब्जेक्ट में तो फेल हुए ही, बट आप ये मानते हो कि आप सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो जाओगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा जिसमें आप पास हो जाओगे। और ना ही पढ़ाई में आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ सीख रहे हो जैसे गिटार, वो भी आप नहीं सीख पाओगे। या फॉर एग्जांपल अगर स्विमिंग सीख रहे हो तो वो भी नहीं सीख पाओगे, आप सब में फेल हो जाओगे। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल नहीं होते, आप सब में फेल हो जाते हो। और पर्सनल पर्सनल वो ये रीजन देंगे कि अगर कुछ भी अगर वो फेल हो जाते हैं कि वो मेरी वजह से ही हुआ है। ठीक है, मतलब मेरी ही गलती है। ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए पर उसको देखेंगे ही नहीं। और अगर वो आया भी हो आउट ऑफ सिलेबस तो वो अपने ऊपर ही बेसिकली बोलेंगे कि नहीं मुझे आना चाहिए था ये क्वेश्चन, ये टीचर की गलती नहीं है मेरी गलती है। वो सारी गलती अपने पे ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कुछ बुरा होता है तो वो हमेशा, जैसे मैंने बताया, परमानेंट, परवेसिव और पर्सनल उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनका जो बिलीफ होता है वो ऐसा होता है कि मैं हमेशा से फेलियर रहा हूं और हमें हर चीज में फेलियर रहा हूं और मेरी ही गलती है, चाहे कोई कितनी भी हेल्प कर दे मैं नहीं सुधर सकता। तो ये इनका बिलीफ सिस्टम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई लोग सोचते हैं कि आई एम अ लूजर, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे कोई काम सही नहीं होता। तो ये बिलीव्स है, ये जो नेगेटिव बिलीव्स है जिससे हमारी लाइफ काफी इफेक्ट होती है। जो साइंटिफिक रिसर्चेस हुई है कि जो लोग ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं उनके जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत नेगेटिव रहते हैं और बहुत ही अनहेल्पफुल रहते हैं। वो जैसे मैंने बताया कि बैड कोई भी इवेंट हो, कोई भी गलत इवेंट को वो परमानेंट, परवेसिव और पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो फिर आप अपने बिलीव्स कैसे चेंज करें? बिलीव्स को चेंज करने के लिए हमें ABCDE मॉडल समझना होगा। ABCDE मॉडल जो है वो CBT का ही पार्ट है और इस मॉडल को यूज करके डिप्रेशन और नॉर्मल जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है वो तो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डिसऑर्डर्स नहीं है तो भी आप इसको यूज करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। OCD में मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा है कि ये आप यूज कर सकते हैं बिलीफ चेंज करने का जो ये मेथड है, बट आपको साथ में जो बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ी जैसे माइंडफुलनेस रिलेटेड थेरेपीज और ERP और एक्ट जो थेरेपी है वो भी साथ में करनी होगी। सिर्फ जो डिस्प्यूटिंग थियोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ इधर ABCDE थियोरी और सिर्फ लॉजिकल थियोरी से आपका OCD ठीक नहीं होगा। बट डिप्रेशन और जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, उनके लिए ये जो मॉडल है ये बहुत ही अच्छा है और OCD में भी ये काफी हद तक हेल्प करेगा।
तो ये ABCDE मॉडल है क्या? A स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी, B स्टैंड्स फॉर बिलीफ और C स्टैंड्स फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। अभी पहले ABC समझते हैं। एडवर्सिटी होता है कोई भी सिचुएशन जिसकी वजह से बेसिकली आपकी नेगेटिव बिलीफ शुरू हो जाए। एडवर्सिटी का मतलब है हिंदी में मुसीबत। तो एडवर्सिटी फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आया और आप फेल हो गए, ये आपकी एडवर्सिटी है। बिलीफ आपका अगर उसको फेलियर को देख के, जब आप फेल हुए उसको देखकर आया कि मैं तो हमेशा फेल होता हूँ और मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी तो खराब है। और सी कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या आप फील करोगे, तो आप फील करोगे सैड, आप फील करोगे कि आप एक लूजर हो और आप बहुत ही बुरा फील करोगे और आप आगे ट्राई भी नहीं करोगे कुछ अच्छा करने का, कुछ मतलब पढ़ने का, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं फेलियर ही हूँ, मैं कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। तो उसके बाद तो ये है ABC। कोई और सिचुएशन, फॉर एग्जांपल आप डाइट कर रहे हो, आपने डाइटिंग शुरू करी है, आपने 2 हफ्ते तक ठीक से डाइटिंग करी और उसके बाद आपने 2-3 समोसे खा लिए बाहर जाके, तो एडवर्सिटी हो गई। जो मुसीबत है कि आपने, जो मुसीबत का जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने 2-3 समोसे खा लिए। बी से बिलीफ क्या है कि अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझसे तो डाइटिंग कभी होगी नहीं, देखो मैं तो है ना मतलब भुक्कड़ हूं, मैं खाता ही रहूंगा, मैं कभी पतला नहीं होगा, ये आपका बिलीफ है। और सी से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, आप बुरा फील करोगे, आप बहुत ही मायूस फील करोगे कि यार मैं तो पतला होना चाहता हूँ पर मैं कभी पतला नहीं होऊंगा। तो जो मॉडल है, जो मार्टिन सेलिग्मैन कहते हैं, जो CBT में भी यूज होता है, वो ये कहते हैं कि हमें जो अगर हम अपने बिलीफ चेंज कर देंगे, जो बी है, तो हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है सी, वो चेंज हो जाएगा। तो जो अगला जो मॉडल में जो अल्फाबेट है वो है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिस्प्यूटेशन स्लैश डिस्ट्रैक्शन स्लैश डिस्टेंसिंग। अभी पहले समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि नाम बताता है कि आप अपने जो थॉट्स है, जो आपके बिलीव्स है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई लूजर वाला थॉट आया कि आई एम अ लूजर, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आप उस पे अमल करने की जगह या उस पे ज्यादा सोचने की जगह, जैसे OCD में थॉट्स आते हैं, हार्म OCD में कोई थॉट आ गया कि मैं किसी को चाकू मारना चाहता हूँ, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, तो आप क्या करें कि उस थॉट के बारे में सोचने से अच्छा, जो एक मेंटल कंपल्शन है, आप डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को, कुछ और करो आप। तो वो कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट, ये एक्ट थेरेपी में भी सिखाया जाता है कि डिस्ट्रैक्ट, जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन में, कि आप अपना जो ध्यान है कहीं और केंद्रित करें। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे आई एम ए लूजर थॉट आया, तो मैं क्या करूंगा कि उस थॉट को जाने दूंगा, अरे ये सिर्फ एक विचार है, ठीक है, इट इज जस्ट अ थॉट, जैसे हम एक्ट थेरेपी में करते हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो करने लगूंगा। कई लोग क्या करते हैं, वो अपने हाथ में रबर बैंड बांध लेते हैं और जैसे ही उनको ये थॉट आता है, कुछ भी ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रबर बैंड को ऐसे अपने आप को ऐसे मारते हैं, रबर बैंड को खींच के। तो उससे क्या होगा कि उनका ध्यान हट जाता है, या तो वो जोर की स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप माई थॉट्स, स्टॉप योर थॉट्स, ऐसे करके, और फिर जो वो कर रहे हैं उस टाइम पे, जैसे पढ़ रहे हैं या कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं, वो करने लग जाते हैं। या तो फिर क्या होता है कि वो एक चिट पे स्टॉप लिख लेते हैं और वो लगा लेते हैं अपने टेबल पे या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, और जब भी उनको थॉट्स आए वो जो उन्हें नहीं चाहिए, तो वो चिट को देख लेते हैं स्टॉप, और फिर वो सोचना बंद कर देते हैं। या तो एक और चीज है जो कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो कि आपके दिमाग में जो थॉट्स है वो घूमते रहेंगे और माइंड ये थॉट्स इसलिए घुमाता है क्योंकि माइंड सोचता है कि ये थॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका सोल्यूशन हमें अभी चाहिए। तो क्या कर सकते हैं आप कि आप ना एक टाइम सेट कर सकते हो, एक टाइम शेड्यूल कर सकते हो कि 6 बजे हर दिन शाम को 6 बजे या 6:30 बजे मैं अपने आप को आधा घंटा दूंगा, और मैं अपने जो भी थॉट्स है, जो विचार है, जो मेरे दिमाग में डाउट आ रहे हैं या बार बार जो थॉट्स आ रहे हैं, उसको बैठ के मैं सोच सकता हूँ और कोई प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। अब ये ध्यान रखिए कि OCD के जो थॉट्स है वो तो कभी खत्म नहीं होंगे, वो आप आधा घंटा दो, 2 घंटा दो, वो नहीं आप कर पाओगे। तो आपको ये समझना है कि कौन से जो थॉट्स है उनका मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ जो मेरे कंट्रोल में, और कौन से थॉट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसको सोच के कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको वो समझना होगा और आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन से थॉट्स को मैं
सोच सकता हूँ और उसके लिए आप टाइम शेड्यूल करोगे। तो डिस्ट्रैक्ट करने के जो मैंने आपको तरीके बताए, या तो आप अपने आप को स्टॉप बोले, या तो आप रबर बैंड बांध ले अपने हाथ में, या तो फिर आप अपने लिए शेड्यूल करें टाइम कि मैं इस टाइम पे, अभी मैं नहीं सोचूंगा पर इस टाइम पे, इस टाइम के शेड्यूल पे मैं बैठ के सोचूंगा। या तो फिर आप अपने मन में ही स्टॉप बोल सकते हैं, और फिर आप कहीं और ध्यान लगाइए, अपना जो अटेंशन है उसको कहीं और फोकस कीजिए। एक और जो डी में ही आता है वो है डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग में ये फंडा आप समझिए कि आप अपने विचार नहीं है, आपके विचार आपके हाथ में नहीं है, वो आते रहेंगे। उसे कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स। आप कभी बिना कुछ काम किए ऐसे बैठो, आपके दिमाग में दर्जनों हजारों थॉट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, खुद से आते रहेंगे। वो थॉट्स हमारे हाथ में नहीं है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट्स। जो विचार खुद से आ रहे हैं हमारे दिमाग में उसे कहते हैं हम ऑटोमेटिक। और जो दूसरे तरह के थॉट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं कॉन्शियस थिंकिंग, जब आप बैठ के खुद सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ कि 350 इज इक्वल टू 6 इंटू 650, ये जो मैथड मल्टीप्लीकेशन का सम है उसका क्या रिजल्ट है, तो आपको खुद से कॉन्शियसली, खुद से एफर्ट लगा के सोचना पड़ेगा, राइट। या मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ कि हमारे देश के लिए सबसे अच्छा प्रधानमंत्री या सबसे अच्छी गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है और क्यों हो सकती है, तो वो क्यों का जो आंसर है वो आपको सोचने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट, अगर आप थोड़े लॉजिकल थिंकर है। तो फिर वो वाली जो थिंकिंग है जिसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होता है वो है कॉन्शियस थिंकिंग। तो जो ऑटोमेटिक थिंकिंग है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी जो विचार है, आप अपने अपने विचारों को नहीं रोक सकते। कंट्रोल करेंगे तो आप उसी में ही फंस जाएंगे। और ओसीडी के पेशेंट ज्यादातर अपने ऑटोमेटिक थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वही उनकी प्रॉब्लम की जड़ है। तो डिस्टेंसिंग में ये कहा जाता है कि आप अपने थॉट्स नहीं है, आप अपने थॉट से एक डिस्टेंस बनाए कि वो थॉट आए या ना आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर वो थॉट आए भी तो आप उसको जाने दे सकते हैं, आप उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जैसे कि एक्ट थेरेपी में भी बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्ट थेरेपी में हम कहते हैं कि अगर आपको हार्म ओसीडी के थॉट्स आए या आपको कंटामिनेशन ओसीडी के थॉट्स आए कि इस मेरे हाथों में जर्म्स है, तो उस थॉट्स को आप डिस्टेंस बनाइए। वो आप ये सोचिए कि ये सिर्फ एक विचार है और इन्हें जाने दीजिए, ठीक है, ये विचार मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट माई थॉट्स आर सेपरेट फ्रॉम मी। वो थॉट्स आएंगे जाएंगे, उससे मेरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होगी। अगर कोई थॉट बार बार आया कि मैं अपनी मम्मी को मारना चाहता हूँ, अपनी मम्मी को मारना चाहता हूँ, हार्म ओसीडी के थॉट्स आए, तो उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी कि मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं इसकी वजह से मैं गंदा इंसान हो गया। वो थॉट आएंगे और चले जाएंगे। आप जो एक्शन करते हो उस थॉट को अगर आप चूज करते हो कि मैं वो करूं, अगर आपको कोई मर्डर का थॉट आया तो उससे आप मर्डरर नहीं बन जाओगे, आप कातिल नहीं बन जाओगे। पर अगर आप वो मर्डर के थॉट पे अमल करके आप चाकू मारते हो, तब आप मर्डरर बनोगे। ओसीडी पेशेंट्स को तो ये ऐसे बुरे थॉट्स जैसे मर्डर वाले थॉट से एंजाइटी होने लगती है, तो वो उनको तो करना नहीं है, वो तो ईगो डिस्टॉर्निंग थॉट्स है। जैसे मैंने बोला कि जो थॉट्स आप नहीं उससे रिलेट करते, आपको लगता है कि वो थॉट्स मुझे नहीं आने चाहिए, तो आप क्यों करोगे मर्डर, राइट। वो थॉट्स आपके नहीं है, वो बस जबरदस्ती के आ रहे हैं ओसीडी की वजह से। तो आप डिस्टेंस बनाइए अपने थॉट्स के बीच में। तो अभी हम समझे डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टिंग द थॉट्स, डिस्टेंसिंग द थॉट्स। थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करो, थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, अपने आप को थॉट्स से डिस्टेंस करो। अभी हम करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो डी का, वो है डिस्प्यूटिंग। डिस्प्यूटिंग का मतलब है आर्ग्यू करना, या हिंदी में मतलब लड़ाई करना टाइप्स, डिस्प्यूट होना, लड़ाई होना। तो डिस्प्यूटिंग में क्या होती है, जो थॉट्स है जो हमें पता है कि वो इलॉजिकल है, उससे हम डिस्प्यूट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और उनको सही बनाते हैं, उनको लॉजिकल बनाते हैं। तो डिस्प्यूटिंग के जो 4 चीजें होती है जो जिससे हम डिस्प्यूटिंग करते हैं, उसके 4 मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। वो है एविडेंस, ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीकेशंस और यूजफुलनेस। पहले है एविडेंस। अगर कोई भी थॉट आता है आप उसका देखिए कि उसका एविडेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आया, आपको एग्जाम में बहुत ही कम मार्क्स आए, जितने आपको नहीं चाहिए थे उतना है। फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क के पेपर में आपको 15 आए और आपने बोला अरे यार मेरे को तो क्लास में सबसे कम मार्क्स आए हैं, ठीक है, मैं तो बिल्कुल ही फेलियर हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। तो
आपका बिलीफ क्या है, एडवर्सिटी क्या है, आपको कम मार्क्स आना। बी, बिलीफ आपका कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं लास्ट हूं, मैं तो लूजर हूं, ठीक है। सी, कॉन्सिक्वेंस क्या है, आप हताश फील करोगे, डिसअपॉइंटेड फील करोगे और आप ट्राई भी नहीं करोगे आगे पढ़ने का। अभी हम आपका बिलीफ चेंज करेंगे। तो डी, डिस्प्यूटिंग। आप पहले देखो कि एविडेंस क्या है। एविडेंस देखो कि आपको सबसे कम मार्क्स आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेपर बहुत ही हार्ड था और सबको कम मार्क्स आए हैं। अगर आपने देखा कि आपके साइड में जो बैठता है या बैठती है उसको 10 मार्क्स आए हैं, तो आपको सबसे कम मार्क्स नहीं आए हैं। तो आप पहले ये नॉर्मल एविडेंस देखिए, ये कुछ भी हो सकता है। आप फेलियर में अगर आप देखो तो एविडेंस देख सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाइट कर रहे हो और आप बोलो कि आपने समोसा खा लिया, ठीक है, आपको एडवर्सिटी हो गया, आपने समोसे खा लिए। बी, बिलीव कि मुझसे डाइट कभी होगी नहीं, मैं मतलब हमेशा मोटा ही रहूंगा। कॉन्सिक्वेंस है, आप सैड फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे और क्या पता आप डाइटिंग छोड़ दोगे अपनी, ठीक है, आप और समोसे खाने लगोगे डिस्ट्रेस में, स्ट्रेस में। तो आप क्या करिए कि जो डी है डिस्प्यूटिंग, वो आप करिए। और वो आप कैसे करेंगे समोसे वाले केस में, एविडेंस आप क्या फाइंड करेंगे कि क्या मैंने कभी मतलब डाइट नहीं करी। आप ये देखोगे कि नहीं, 2 हफ्ते तक मैंने तो कुछ खाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ हेल्दी खाया था, राइट। तो आप देखोगे कि आप ऐसा नहीं है कि आप डाइट नहीं फॉलो कर सकते, आप डाइट फॉलो कर सकते हैं। 2 हफ्ते में एक बार आपने कोई समोसा खा लिया, ठीक है, तो वो उसको आप छोड़ सकते हैं। आप एविडेंस ढूंढिए कि नहीं, मैं मतलब बेसिकली आपके बिलीफ का कि मैं कभी डाइट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, मैंने 2 हफ्ते डाइट करी है। या एग्जाम के टाइम पे कि जो फेल होने के उसमें कि एग्जाम्पल में कि नहीं, मैं सबसे मुझे कम मार्क्स नहीं आए और भी लोगों को कम मार्क्स आए। अभी जो सेकंड जो है मेथड डिस्प्यूटिंग का, वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में आप क्या करेंगे कि जो आपने सोचा है कि जो रीजन हो सकता है, जो आपका बिलीफ है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव बिलीफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल फेल होने में आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अरे उस दिन मुझे फीवर था, मैं ठीक से नहीं एग्जाम दे पाया, या पेपर ही बहुत हार्ड था, राइट, मैं लूजर नहीं हूँ। बट ये ऑल्टरनेटिव वो हो सकता है कि रीजन हो सकता है कि मुझे कम मार्क्स आए। या समोसे के एग्जाम्पल में आप ये सोच सकते हो कि अरे मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं या बहुत कम खाया, डिपेंडिंग ऑन की रियलिटी में खाया है कि नहीं। अगर ऐसा है कि आपने नहीं खाया तो ऐसा आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैंने तो सुबह से कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने समोसे खा लिए, सुबह से तो मैं अपनी डाइट मेंटेन कर ही रहा था, मैं हेल्दी खा ही रहा था। तो आप ऑल्टरनेटिव अपने आप को रीजंस दीजिए। एक रीजन की मतलब मैं लूजर हूँ इसी के लिए फेल हो रहा हूँ, या मैं मतलब भुक्कड़ हूँ इसी के लिए खा रहा हूँ, या मैं कभी डाइट नहीं कर पाता, वो मत आप करिए। आप अपने आप को ऑल्टरनेट जो है रीजन दे सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी इंसिडेंट होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, राइट, पर हम सबसे बुरा कारण ही देते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस में आप ठीक से काम नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपका बॉस अगर बोलेगा कि आप तो किसी काम के नहीं हो, ठीक है, अगर ऐसा वो बोलता है, या खुद आप सोचते हो कि अरे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कभी काम नहीं हो सकता होता, ठीक है, तो आप एविडेंस क्या देखेंगे पहले कि क्या मैंने पहले कभी काम किया हुआ है, राइट। ऐसा हो सकता है, कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें आपने बहुत ही अच्छा काम किया हो और आपके बॉस ने आपको तारीफ करी हो, या आपने रात को जग जग के काम किया हो। एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव में आप देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आज मैं लेट आया हूँ ऑफिस में, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाया, या मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे परेशान कर रहे थे, वो बार बार आ रहे थे मुझसे बात करने के लिए, इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया, तो या मेरा काम ठीक से नहीं हो पाया। तो आप अपने आप को ऑल्टरनेट रीजंस ढूंढिए, और ऑल्टरनेट रीजंस रियलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को झूठ बोल के नए नए रीजंस क्रिएट कर रहे हो, नहीं, रियलिटी में जो हुआ है, रियल में जो हुआ है, वही आप रीजन दीजिए। जो तीसरा जो पॉइंट है जो डिस्प्यूटेशन में करना होता है, वो है इम्प्लीकेशंस। आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल आपने समोसे खा लिए, 2 समोसे खा लिए, ठीक है, बट आप उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, आपका 500 ग्राम बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, बट अगर आप 3-4 दिन अच्छी तरह से डाइट करेंगे तो आपका 1 किलो वो कम भी हो जाएगा, राइट। तो आप ये देखिए कि अच्छा ये हो गया है, ये इशू हो गया है, ये गलत चीज हो गई है, आई एक्सेप्ट इट, बट इसका 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या मैं इसको, क्या मेरे लिए इतना ये इंपॉर्टेंट भी है कि 2 महीने के बाद कुछ अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप फेल हो गए,
किसी सब्जेक्ट में, तो क्या वो फेल की वजह से आप कभी अच्छी तरह से मतलब पास ही नहीं हो सकते अपनी क्लास में, या आप कुछ अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? अब ये इम्प्लीकेशन सोचिए कि इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, अभी मैं फेल हो गया, बट क्या मैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने की मेहनत या 6 महीने की मेहनत के बाद इससे उभर नहीं सकता? क्या ये इतना बड़ा सेटबैक है, इतना बड़ा फेलियर है कि मैं इससे कभी निकल ही नहीं सकता? ऐसा नहीं है। पीपल आई हैव सीन कि जिनको कैंसर हो गया है, या उनको वो एग्जाम में मतलब पूरे 1-2 साल फेल हो गए इंजीनियरिंग में, तो भी वो उधर से उभर के आए हैं और उन्होंने अच्छा किया है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ठीक है, तो आप इम्प्लीकेशन सोचिए किसी भी फेलियर का, कि वो कितनी देर तक मुझे अफेक्ट करेगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वो हमेशा ये पूछते हैं ना कि 5 साल में आप कहाँ देखते हो अपने आप को। ये नहीं पूछते ना कि आप 1 महीने में कहाँ देखते हो अपने आप को। सबको पता है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर अभी आपको फेलियर हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फेलियर रहेंगे। ये तो परमानेंट थिंकिंग हो गई है। परमानेंट थिंकिंग हमें नहीं करनी है। हमें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, ठीक है, जितना जितना दूध में गुड़ डालेंगे, शक्कर डालेंगे, चीनी डालेंगे, उतना ही मीठा होगा, राइट? जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे कि मैंने ग्रोथ माइंडसेट की बात करी थी, अब माइंडसेट जो बुक है कैरल ड्वेक की, मैंने अपने काफी वीडियोस में बात करी है उसकी, कि ग्रोथ माइंडसेट रखिए। माइंडसेट मतलब नजरिया जिंदगी को जीने का, और ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये नजरिया कि मैं हर चीज सीख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं फेल हो गया या अब मैं अच्छा नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी अच्छा नहीं करूंगा। मैं अगर मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, एफर्ट पुट करूंगा, तो मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। मैं भी अगर पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने स्विमिंग सीखनी शुरू करी थी, और 1-2 हफ्ते बाद मैं पूरा गिव अप कर गया था, पर उसके बाद मैंने अपने आप को बोला नहीं, ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ, मैं एफर्ट डालूंगा। मैंने एफर्ट डाला और मैं 2 हफ्ते बाद काफी अच्छा स्विमिंग करने लग गया। तो आप हार ना मानिए। अब ये समझिए कि अगर आप एफर्ट डालोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी अचीवमेंट मिलेगी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है यूजफुलनेस। यूजफुलनेस बेसिकली आप देखिए कि जो मैं ये बिलीफ सोच रहा हूँ, ये विचार है, वो क्या यूजफुल है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेलियर में अगर फेल हुआ है जो इंसान, वो सोचने लगे यार मैं तो फेलियर हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं कभी पास नहीं हो सकता, तो आपको क्या लगता है कि वो अगले एग्जाम के लिए मेहनत करेगा? नहीं मेहनत करेगा ना। वो जो बिलीफ है वो यूजफुल है उसके लिए? नहीं, वो तो उसको और गड्ढे में लेके जा रहा है। तो आपको वैसे बिलीफ्स रखने हैं जो आपके लिए यूजफुल हो और आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे। फॉर एग्जाम्पल, समोसे खाने वाले एग्जाम्पल में, अगर कोई किसी इंसान ने 2-3 समोसे खा लिए, तो अगर वो ये सोचेगा कि मुझसे कभी डाइट नहीं होती, तो वो क्या करने लगेगा, राइट? वो डाइट छोड़ देगा और वो खाने लगेगा बहुत बिंदास, और बिल्कुल भर भर के बिरयानी खाएगा, समोसे खाएगा, राइट? हमें वो नहीं करना है। हमें यूजफुल थिंकिंग करनी है। हमें ये भी नहीं बोल रहा कि आप ये सोचो कि नहीं यार मैं तो कुछ भी नहीं खा सकता, मैं मतलब 5-5 घंटे बिना खाए रह सकता हूँ, 5-5 दिन बिना खाए रह सकता हूँ, ये भी नहीं बोलना है। रियलिटी ये बोलनी है कि नहीं, अगर मैं ट्राई करूं तो मैं डाइट कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जन्मों जन्मों का भूखड़ हूं, ठीक है? मैं अगर ट्राई करूं तो मैं डाइट कर सकता हूं, अच्छी तरह से डाइट कर सकता हूं। तो ये हो गया पूरा जो डिस्प्यूटिंग का जो फंडा, एविडेंस, ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीकेशन और यूजफुलनेस। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं पूरा ABCDE का पूरा। जैसे किसी इंसान का ब्रेकअप हो गया, उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई, ये है एडवर्सिटी। बिलीफ उसका अगर हुआ कि मेरे साथ कोई लड़की नहीं रह सकती, मैं जिंदगी भर अकेला रहूंगा, ठीक है, और मैं हमेशा अकेला ही मरूंगा, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, और कोई मुझे प्यार नहीं करता, ठीक है। सी कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि वो डिप्रेस हो जाएगा, उसे बहुत ही सैड फील होगा। तो डी, इसमें हम डी में पहले डिस्ट्रैक्शन और डिस्टेंसिंग, तो वो बात का है। सबसे पहला स्टेप है डिस्प्यूटिंग। पहले आप डिस्प्यूट करोगे, अपना लॉजिक समझोगे, और उसके बाद फिर आप डिस्ट्रैक्ट और डिस्टेंस कर सकते हो, पर पहले आप लॉजिक समझो, ठीक है। तो जो लॉजिक है, जो बेसिकली आप ये देखिए कि क्या मेरा बिलीफ सही है। पहले आप देखिए एविडेंस, क्या मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, या क्या मुझे कोई प्यार नहीं करता। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर उस इंसान की पहली गर्लफ्रेंड थी और वो छोड़ के चली गई,
तो आप वो ये एविडेंस देख सकता है कि नहीं, मेरे दोस्त है जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, मेरे कितने सारे लोग हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ, राइट। मुझे कितने लोग प्यार करते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है ठीक है, बट ऐसे प्यार जो है जो साथ है, मेरे काफी साथी है, राइट। उसके बाद ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, मैं बुरा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो लड़की है उसको कुछ और चाहिए, या वो लड़की का कहीं और चक्कर चल रहा हो, या लड़की में कुछ खराबी हो या कुछ इशू हो, मेरे में इशू ना हो, वो कुछ चीज छुपा रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। आप अपने आप पे ब्लेम मत लीजिए, राइट। ये सेम चीज लड़की लड़का दोनों के लिए ही लागू है, ठीक है। ऐसा भी लड़की भी सोच सकती है, अगर कोई लड़का चले गया, कि ऐसा नहीं है कि मैं ही बुरी हूँ, वो लड़का भी बुरा हो सकता है। उसके बाद है इम्प्लीकेशंस। ठीक है, ये लड़की मुझे छोड़ के चली गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। कितने लोग आप देखते हो कि कोई ब्रेकअप हो जाता है, बहुत रोते हैं 6 महीने, और 6 महीने के बाद नई गर्लफ्रेंड, और क्या पता वो उस नई गर्लफ्रेंड से शादी भी कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चली गई तो दूसरी नहीं आएगी। वो बॉलीवुड ने हमारे दिमाग कचरे में भर दिया है कि एक ही प्यार होता है और वही रहता है, ठीक है। सारे शाहरुख खान नहीं है जिंदगी में, सबके 2-2 3-3 ब्रेकअप तो हो ही रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन देखिए कि ठीक है, ये अभी ब्रेकअप हो गया है, बट आई एम श्योर कि मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, मैं अपने गोल्स पे फोकस करूंगा तो मुझे कोई और लड़की मिल जाएगी। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है यूजफुलनेस। ये सोचना कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, कि आप ट्राई नहीं करोगे लड़की से बात करने की, राइट। आप ट्राई नहीं करोगे गर्लफ्रेंड बनाने की, और अगर आप ट्राई नहीं करोगे या करोगी, तो फिर आपको ना बॉयफ्रेंड मिलेगा ना कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी, राइट। तो आपको यूजफुलनेस भी देखना है कि क्या मेरे जो बिलीव्स है वो मुझे मेरे गोल अचीव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। और एंड में है ई फॉर एनर्जाइजेशन। एनर्जाइजेशन का जैसे शब्द का मतलब है कि आपको एनर्जी मिलेगी जब आप अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे और उसे पॉजिटिव बनाएंगे। फॉर एग्जांपल फेलियर वाले एग्जांपल में, अगर आप अपने जब बिलीव्स और पॉजिटिव करते हैं और लॉजिकल बनाते हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा, और आप और पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश करेंगे, आप सैडनेस से निकलेंगे और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। या फॉर एग्जांपल जब समोसे वाले एग्जांपल में आपको भी डिप्रेस फील होना बंद होगा और आप अच्छी तरह से डाइट करने की कोशिश करेंगे। सेम गोस फॉर जब ब्रेकअप वाले एग्जांपल में और किसी भी एग्जांपल में, हर उसमें आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपको अच्छा फील होगा। तो ये है लास्ट स्टेप, एनर्जाइजेशन, कि जब आप अपनी बिलीफ चेंज करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आपको डिप्रेस्ड फील नहीं होता है। तो ये है ABCDE। ये जो सिस्टम है, इससे आप कोई भी अपने जो थॉट्स है उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हैं, उसका लॉजिक समझ सकते हैं कि वो लॉजिकल है कि नहीं है, वो सेंस मेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो लोगों को डिप्रेशन है वो अपने डिप्रेशन के थॉट्स है, या जो एंजाइटी डिसऑर्डर है OCD के अलावा, उनके लिए बहुत ही लाभदायी है। ये 100% आपको ठीक करेगा। पर जो OCD पेशेंट्स के लिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्ट थेरेपी और ERP थेरेपी दोनों की जरूरत पड़ेगी इसके साथ, ABCDE मेथड के साथ। तो ये रहा वीडियो का एंड। आपको मैंने समझाया कि बिलीफ क्यों इम्पोर्टेंट है, बिलीफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। ABCDE मेथड बताया, डिस्टेंसिंग बताया और डिस्ट्रैक्शन बताया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन पे, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा कमेंट सेक्शन पे या मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड लाइफ में चाहे कि कोई भी मुसीबत हो, कीप फाइटिंग।